हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होगे और बिंदास होगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि इसी चैनल पर मैं आप सभी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, या हमारा टीचिंग का हो, या XYZ कोई भी एग्जाम हो, जहां जहां पर केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है तो उसका पूरा सिलेबस मैं आपको, यानी कि थ्योरी, मैं पूरा इसी चैनल पर पढ़ाने वाला हूं। तो कई सारी क्लासेस मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि हम एक सीक्वेंस में आगे बढ़ते जा रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से समझकर हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सॉलिड, लिक्विड, गैस और उसकी जो फोर्थ स्टेज यानी कि प्लाज्मा, फिर हमारा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट वो भी पढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन जो आपको बहुत कंफ्यूज करता है कि कोई सॉलिड का लिक्विड बन जाना कौन सा प्रोसेस कहलाता है, लिक्विड का गैस बन जाना कौन सा प्रोसेस कहलाता है, डायरेक्ट सॉलिड का एकदम गैस बन जाना वो प्रोसेस कौन सा कराता है, जो आपके एग्जाम्स में आता है। तो आराम से बिल्कुल कंसंट्रेट होकर क्लास को समझिए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। कभी कभी आपसे कंफ्यूज कर देता है इसमें कुछ प्रॉपर्टीज को पूछकर। अब अगर हम सबसे पहले, कोई छोटा बच्चा अगर आपसे पूछे कि सर बताइए कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है, तब आप क्या बताएंगे। तो देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से छोटे बच्चे को समझाने के लिए आप कह देंगे कि वो ऐसा हमारे सब्सटेंस या मैटर, ऐसा मैटर जिसके एटम्स, मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट का छोटा सा छोटा यानी सूक्ष्मतम कण हमारा क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। यानी कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड के जो एटम्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली बाउंडेड होते हैं, यानी कि एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली बाउंडेड होते हैं। तो वो हमारा जो मैटर कहलाता है वो क्या कहलाता है, एक हमारा सॉलिड कहलाता है। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो ये मार्कर क्या है, एक सॉलिड है। क्लियर, क्योंकि इसके अंदर जितने भी एटम्स है वो बहुत ही क्लोजली क्या है, बाउंडेड है एक दूसरे से, यानी कि बहुत ही कस के एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। तो इसलिए ये हमारा मैटर क्या कहलाएगा, हमारा एक सॉलिड कहलाएगा। अब सर लिक्विड क्या होगा, लिक्विड वो हमारा होगा कि जिसके हमारे एटम्स जो होंगे सॉलिड के कंपैरिजन में, क्या कहा मैंने, सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े से कम, बहुत ही लूजली, यानी कि बहुत ही सॉलिड कंपैरिजन में कम बाउंडेड होंगे, यानी कि थोड़ा सा डिस्टेंस में होगा। तो वो हमारा सब्सटेंस क्या कहलाएगा, लिक्विड। वो लिक्विड तो आप खुद ही ऐसे बता सकते हैं, जैसे कि हमारे घर में पानी है, दूध है, ये सब हमारे क्या है, एज ए लिक्विड है। बाकी बहुत अच्छी से तरीके से हम लोग सारे पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक नॉर्मली तरीके से हम बात कर रहे हैं कि क्या होता है। और गैस क्या होता है, तो गैस आप बता सकते हैं कि जो हम लोग सांस को अंदर लेते हैं, O2 हम लोग लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं, यानी कि इसके जो एटम्स के बीच में बाउंडेड है बहुत ही एकदम कम होता है, यानी कि सॉलिड कंपैरिजन में कहें तो बिल्कुल एकदम सबसे लो होता है। क्लियर, इतना समझ में आया आप सभी को। अब हम चलते हैं पॉइंट्स की तरफ में कि आखिर हमारा सॉलिड क्या होता है। तो दो चीजें पहले एक बात समझ लीजिए, एक हमारा शेप, एक हमारा वॉल्यूम। तो शेप तो आप सभी समझते होंगे भाई, इस जैसे कि हमारा बोर्ड है, इसका भी कोई शेप है, ये हमारा एक मार्कर है, इसका भी कोई शेप है, यानी कि शेप तो आप समझते होंगे ना। शेप चाहे अब हम ये बना दे, ट्राइंगल बना दे, तो इसका शेप क्या है, ट्राइंगल है। हम क्या बनाते हैं ऐसे, तो सर्किल कहलाएगा। क्लियर, ऐसा बना दे तो हमारा क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। तो ये सब चीजें क्या है हमारी, एक हमारी शेप कहलाएगी, क्या कहलाएगी, शेप कहलाएगी। अब बात आती, कभी कभी कंफ्यूजन होती है कि वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि आयतन क्या होता है। तो आयतन को बहुत आसान तरीके से समझा देते हैं। जैसे मेरे हाथ में क्या है, बॉटल है, यानी कि मेरे हाथ में बॉटल है, इस बॉटल के अंदर क्या कहा मैंने, इस बॉटल के अंदर जितना भी हमारा पानी आएगा, यानी कि इस बॉटल के अंदर जितना भी हमारा पानी आएगा, यानी कि जितना पानी आएगा वही इस बॉटल का क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। क्लियर, यानी कि इसके अंदर जितना भी पानी आ जाएगा वही हमारा इस बॉटल का क्या कहलाएगा, हमारा वॉल्यूम कहलाएगा। क्लियर, अब हम देख लेते हैं कुछ चीजें। जैसे अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड की जो शेप होती है, यानी कि जैसे मेरे हाथ में क्या है, एक डस्टर है, यानी कि इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। और इसका हम वॉल्यूम की बात करें तो फिक्स होती है। कैसे, देखिए ये हमारे एक तरह से कह सकते हैं रेक्टेंगल शेप में है, यानी कि इसका शेप क्या है, फिक्स है। क्लियर, जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, इसका शेप क्या है, फिक्स है। तो क्या आप इसको से तोड़कर क्या कोई दूसरा शेप दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, यानी इसका शेप क्या है, फिक्स है। क्लियर, अब अगर हम बात करें इसके आयतन की, आयतन क्या है, जैसे कि हमारा भाई ये हमारा डस्टर है, मान लीजिए डस्टर ये है, और डस्टर ने कितनी जगह ली, यानी कि जैसे मान लीजिए ये डस्टर है,
यानी कि डस्टर ने लगभग लगभग ये जगह ली, तो ये जो हमारा कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, यही हमारा वॉल्यूम कहलाएगा। यानी कि इसका वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स है, इसका वॉल्यूम भी फिक्स है, इसका शेप भी फिक्स है, तो हमारा क्या कहलाएगा, ये सॉलिड यानी कि ठोस कहलाएगा। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया आप सभी को। अब हम अगर बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में क्या होगा सर, तो जैसे आप सभी जानते हैं, जैसे कि मेरे पास में ये बोतल है, बोतल में हमारा क्या है, पानी है, पानी है अभी मेरे हाथ में। अगर हम इस बोतल को निकालकर एक ग्लास में डाल दें, इसके अंदर का जो पानी को निकालकर एक ग्लास में डाल दें, तो वो ग्लास का शेप ले लेगी। इसी पानी को निकालकर हम एक जग में डाल दें तो जग का शेप ले लेगी। इसी को निकालकर हम बीकर में डाल दें तो बीकर का शेप लेगी। इसी पानी को निकालकर हम एक बाल्टी में डाल दें तो बाल्टी का शेप ले लेगी। तो आप कहेंगे सर, यानी कि पानी का जो हमारा शेप होता है, यानी कि जो पानी का शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, जिस भी चीज में हम उस चीज को डालेंगे वो उसका शेप ले लेगा। हम एक भगोने में डालते हैं तो भगोने का शेप ले लेता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर, कि जो हमारा लिक्विड होता है उसका शेप फिक्स नहीं होता है। क्लियर, यानी कि हम कह सकते हैं इसका शेप जो है वो अनिश्चित होता है। अब अगर हम वॉल्यूम की बात करें, भाई पानी है, इस मैंने अभी बताया, इस बोतल के अंदर जितना भी पानी आएगा वही इसका, इस बोतल का क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। भाई वॉल्यूम तो फिक्स है ना, मान लो इसके अंदर हमारा 500 ml पानी आ रहा है, तो भाई 500 ml आएगा ना, इसमें 1 लीटर तो पानी हम डाल नहीं सकते हैं। भाई 500 ml आ रहा है तो 500 ml ही आएगा। अगर हमारे एक भगोने में 1 लीटर पानी आ रहा है, 1 लीटर दूध आ रहा है, तो हमारा 1 ही लीटर आएगा ना। तो आप उसमें 2 लीटर डालेंगे तो क्या होगा, नहीं आ पाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड है उसका शेप हमारा फिक्स नहीं होता है, क्योंकि हम लिक्विड कोई भी चीज हो, चाहे हमारा दूध हो, पानी हो, XYZ कुछ भी हो, उसको हम लोग किसी भी चीज में डालेंगे तो वो उसी का शेप ले लेता है। यानी कि वो हमारा अनिश्चित होता है, फिक्स नहीं होता है। लेकिन अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वो निश्चित होता है, क्योंकि बोतल के अंदर अगर 500 ml पानी आ रहा है तो 500 ml ही आएगा पानी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा लिक्विड है उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। अब अगर हम गैस की बात करें तो गैस, जैसे कि अब इसको तो मैं ऐसे नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन फिर भी अगर हम मान लो कि आसपास क्या है, गैसेस मौजूद है, ठीक है, तो गैसेस क्या है, गैसेस का भी क्या कोई शेप होता है, नहीं होता है। भाई कोई शेप है क्या, मैं कह सकता हूं कि ये हमारे पास जो गैस टहल रही है ये हमारे उसमें क्या बोलते हैं, स्क्वायर शेप में है, या हम कहें तो ये हमारा रेक्टेंगल शेप में है, या हम कहें ट्रायंगल शेप में। भाई इसका कोई शेप नहीं होता है, आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि किस शेप में हमारी गैस है। यानी कि हम कह सकते हैं गैस का भी कोई शेप फिक्स नहीं होता है। क्लियर। अब अगर हम बात करें इसके आयतन की, तो क्या आप बता सकते हैं कि हमारे आसपास कितनी गैस है, क्या आप बता पाएंगे? तो आप कहेंगे सर नहीं बता पाएंगे। क्या हम कह सकते हैं इस कमरे में, जो हमारा ये कमरा है, इस कमरे में कितनी गैस है, क्या आप बता पाएंगे? तो आप कहेंगे सर नहीं बता पाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा गैस होता है उसका शेप भी फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। देखिए थ्योरी तो आपको कहीं मिल जाएगी, हम आपसे बार बार ये बात रिपीट करते हैं, थ्योरी आपको कहीं भी आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, लेकिन मेन बात है कि आपको दिमाग में बहुत सारे सब्जेक्ट को तैयार करना है। भाई जीएस में अगर हम बात करें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, फिर रीजनिंग भी है, मैथ भी है, सब कुछ है, और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो पूरा एकदम मिक्सअप हो जाता है। तो हमारा आपसे बस केवल आपको पढ़ाने का केवल है, और केवल एक ही उद्देश्य ये है कि आप चीजों को समझ के अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, और एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम को उस क्वेश्चन को टैकल करके और सही उत्तर देके आ जाइए। क्योंकि अब आपका 12th बोर्ड नहीं, आपको वहां पर थ्योरी रट के नहीं जाना है, आपको केवल पॉइंट को समझना है और अपने एमसीक्यू को तुरंत उड़ा देना है। क्लियर, पहले पॉइंट क्लियर हुआ। यानी कि सॉलिड का हमारा शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड का हमारा शेप फिक्स नहीं होता है, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। गैस की बात करें, ना इसका शेप फिक्स होता है ना इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो आप कहेंगे सर बहुत आसान तरीके से हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब आखिर ये क्या होता है भाई? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की अगर हम बात करें, मान लीजिए ये एक हमारा क्या है, बीकर है, ये हमारा बीकर है, ठीक है। अगर हम बात करें, चलिए इसमें इसको हटा देते हैं, इसी में बात करते हैं। भाई मैंने अभी एक चीज आप सभी को बताई, जैसे कि ये मेरे हाथ में क्या है, डस्टर है। भाई ये सॉलिड क्यों है? भाई आप कहेंगे कि ये सॉलिड क्यों है, लिक्विड क्यों नहीं बन गया? तो इसके पीछे का मैंने अभी एक रीजन बताया कि जो हमारे इसके एटम्स है, यानी कि जो हमारा डस्टर के एटम्स है वो आपस में बहुत ही कस के क्लोजली बाउंडेड है, यानी कि बहुत ही कस के एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। यानी कि वही चीज है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है, यानी कि बिल्कुल कम हो चुका है, बहुत ही क्लोजली एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। इसीलिए ये किस शेप में आ गया है, सॉलिड शेप में आ गया। क्लियर, यही हमारा कहलाता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब हम उसको अगर हम बीकर में समझना चाहें तो इसके बीच का जो
स्पेस होता है बहुत एकदम क्लोजली होता है, बहुत ही पास पास होता है, एकदम क्लोजली बाउंडेड होता है। क्लियर, ऐसे होता है बिल्कुल पास, बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर वर्ड यूज किया कि नेग्लिजिबल, बिल्कुल ही मतलब ना के बराबर होता है इसके बीच का स्पेस। ठीक, अब अगर हम बात करें लिक्विड में, तो लिक्विड में क्या होता है एज कंपेरिजन टू सॉलिड, सॉलिड के कंपेयर में क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है। जैसे इसमें बताया मैंने कि बहुत ही क्लोज होता है, लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड में, तो लिक्विड में क्या होगा थोड़ा थोड़ा सा सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होगा डिस्टेंस पे होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि सॉलिड के कंपैरिजन में जो लिक्विड का होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। क्या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इसके स्पेस का मतलब ये है कि उनके जो एटम्स के बीच में जो जगह है, यानी कि हम सॉलिड की बात कर सकते हैं, जैसे ये सॉलिड बिल्कुल इसके एटम्स जो है बिल्कुल एकदम कस के क्लोजली बाउंडेड है। लेकिन हम अगर लिक्विड की बात करें तो एज कंपैरिजन टू सॉलिड, यानी कि थोड़ा सा उसमें स्पेस हम कह सकते हैं सॉलिड कंपैरिजन में होता है। क्लियर, ये बात पता लगी। अब अगर हम लिक्विड की बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है बहुत दूर दूर होता है, यानी कि हम सॉलिड से कंपैरिजन करेंगे तो बिल्कुल ही दूर दूर होता है। यानी कि अगर हम सॉलिड पे आ जाए तो ये सॉलिड का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है बहुत दूर दूर होता है। देखिए ऐसे कुछ बहुत ही दूर दूर होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा गैस में, सॉरी गैस में हो जाएगा। तो एक बात पता लगी, यानी कि पहला पॉइंट क्लियर हो गया था। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी कि कोई भी हमारा सॉलिड है इसके जो एटम्स हैं उन एक एटम से दूसरा एटम्स के बीच का जो स्पेस है वो क्या है बहुत ही क्लोजली है, यानी कि बहुत क्लोजली बाउंडेड है, यानी कि स्पेस उसके बीच में बिल्कुल ना के बराबर है, वही हमारा कहलाता है नेग्लिजिबल। लेकिन एज कंपैरिजन टू सॉलिड, सॉलिड के कंपेयर में अगर हम लिक्विड की बात करें तो सॉलिड से ज्यादा स्पेस होता है किसमें लिक्विड में, और अगर हम गैस की बात करें तो वो सबसे ज्यादा होता है। अगर सॉलिड से कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा होता है किसमें गैस में, यानी कि एटम्स के बीच में जो स्पेस होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहलाता है, उसी स्पेस को क्या है गैसेस से बहुत ज्यादा है। क्लियर, ये वर्ड याद रखिएगा कि एटम्स के बीच में जो हमारा स्पेस है वो स्पेस कौन सा है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहलाता है। ठीक, जैसे आप क्लास में बैठते हैं, कोचिंग में बैठते हैं, तो एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच की जो डिस्टेंस है वही स्पेस कहलाती है। लेकिन यहां पर जो एटम्स होते हैं उस स्पेस को क्या कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहलाता है। बस इतना सा अंतर है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इज स्ट्रांग, वही चीज मैंने अभी बताई, यानी कि सॉलिड की बात करें इसकी जो एटम्स हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या है बहुत ही क्लोजली बाउंडेड है, बहुत ही स्ट्रांग तरीके से बाउंडेड है, इसीलिए इसने शेप किसका ले लिया है सॉलिड का शेप ले लिया है। अगर इसके एटम्स क्लोजली बाउंडेड यानी कि एक दूसरे को कस के पकड़े ना होते तो क्या होता है, ये हमारा हो सकता है कि लिक्विड में बदल जाता, हो सकता है कि ये गैस में बन जाता। ठीक, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर जो इसका अट्रैक्शन है भाई, एक दूसरे एटम को एक दूसरे जो एक एटम है मानी कि सॉलिड है, सॉलिड के जो एटम्स है वो एक दूसरे को पकड़े किस अट्रैक्शन की वजह से भाई इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से। उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे क्या कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहलाएंगे जगह को। और अगर एक दूसरे को पकड़े हैं एटम एक दूसरे को तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से उसके एटम्स एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, यानी कि सॉलिड में जो उसका अट्रैक्शन होता है बहुत ही ज्यादा होता है, यानी कि स्ट्रांग होता है। और अगर हम इसी की कंपैरिजन में लिक्विड में बात करें तो क्या होता है लेस देन सॉलिड, यानी कि सॉलिड में जो होता है उससे कम हमारा अट्रैक्शन होता है किसमें लिक्विड में, लिक्विड में। क्लियर, अगर हम गैस की बात करें तो वेरी लो होता है, यानी कि सबसे कम किसमें होता है गैस में होता है, यानी कि अट्रैक्शन के बीच में क्या होता है एटम्स के बीच में बिल्कुल ही लो होता है, तभी इसके जो एटम्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। क्लियर, नेक्स्ट बात करें इसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व तो अधिक होता है। भाई कोई भी सॉलिड है, सॉलिड का जो हमारा कहलाएंगे यानी कि वेट कहे या डेंसिटी के घनत्व कहे वो क्या होता है ज्यादा होता है। अब उसी तरह से अगर हम लिक्विड की बात करें तो एज कंपैरिजन टू सॉलिड क्या होता है लिक्विड का सॉलिड के कंपेयर में क्या होता है डेंसिटी घनत्व कम होता है। और अगर हम गैस की बात करें तो सबसे कम होता है। इतने पॉइंट क्लियर हुए। यही क्वेश्चन आपको कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेता है कि सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है वो कम होता है या ज्यादा होता है, या बिल्कुल कुछ भी बनाकर पूछ लेगा आपको, तो आप कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो सॉलिड में होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि जो हमारे सॉलिड के एटम्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली बाउंडेड होते हैं, यानी कि एक दूसरे को बहुत कस के पकड़े होते हैं, इसीलिए वो सॉलिड है। क्लियर, और उससे कम लिक्विड का, सबसे कम हमारा गैस का। अब हम कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। भाई सॉलिड का एग्जांपल तो मैंने एक लेके दिखा दिया, ये हमारे हाथ में डस्टर है, एक क्या है शेप कह सकते हैं, इसका शेप भी फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है, इसके एटम्स भी एक दूसरे को क्लोजली बाउंडेड है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल ना के बराबर है, ये क्या है सॉलिड है। मार्कर क्या है सॉलिड है। उसी तरीके से हम कहें तो आइस जो हमारी बर्फ होती है वो भी एक तरीके से क्या है सॉलिड के शेप में हो जाती है।
वुड यानी कि लकड़ी, भाई ये लकड़ी तो है, डस्टर के जो ऊपर का कवर ये लकड़ी तो है, वुड ही तो है, तो वुड भी हमारा किसका एग्जांपल है? सॉलिड का एग्जांपल है। स्टोन, पत्थर की बात करें, पत्थर भी एक हमारा क्या है? एक हमारा सॉलिड है। अब अगर हम लिक्विड की बात करें तो हमारा जो पानी होता है भाई, मैंने अभी आपको दिखाया, ये जो इसके अंदर भाई पानी भरा हुआ पानी, ये पानी भी तो क्या इसका एग्जांपल है भाई? लिक्विड ही तो है, देखिए लिक्विड ही तो है, लिक्विड है। ऑयल जो हमारा तेल होता है, जो हमारा दूध होता है, वो किसका एग्जांपल कहलाएगा? तो लिक्विड का एग्जांपल कहलाएगा सर। अब अगर हम बात करें गैस की, तो गैस में ऑक्सीजन, अभी अभी हमने बताया आपको भाई, हम लोग सांस को ली तो हमारा क्या ऑक्सीजन गई, तो क्या है? गैस ही तो है। हमने सांस को छोड़ा तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया, तो हमारी क्या है? गैस ही तो है। हम लोग गैस को ही लेते हैं, गैस को ही छोड़ते हैं, बस हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन है क्या? दोनों दोनों ही हमारी क्या है? गैस है। वेपर हमारी भाप क्या है? वाष्प क्या है? वाष्प भी हमारा क्या है? गैस है। आई होप बहुत अच्छी तरीके से आपको इसका डिफरेंस समझ में आया होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैटर की हमारी प्रेजेंट टाइम में टोटल कितनी स्टेजेस होती हैं, तो आप कहेंगे कि इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं होती। कितनी अवस्थाएं होती? 5। 3 तो सर आपने बता दी, बाकी तो कहां चली गई भाई? एक हमारे सॉलिड हो गई, एक हमारी लिक्विड हो गई, एक हमारी गैस हो गई, बाकी सब 2 कहां गई? क्योंकि आप तो कह रहे हैं हमारे जो मैटर की 5 स्टेजेस होती है, स्टेट्स होते हैं। तो अब हम बात करेंगे चौथी हमारी जो प्लाज्मा है, पांचवी जो हमारी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, वो आखिर क्या होता है? क्योंकि अब इससे भी क्वेश्चन बनाया जाता है। क्लियर? तो अब हम उसको पढ़ लेते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि प्लाज्मा और हमारा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है। यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैटर की हमारे 5 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी कि 5 अवस्थाएं। 3 के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब हम चौथी अवस्था यानी कि प्लाज्मा। देखिए बिल्कुल सीक्वेंस में ही याद करिएगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, चौथी कौन सी अवस्था होती है? वो हमारी होती है प्लाज्मा। पांचवी कौन सी होती है? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब आखिर सर प्लाज्मा क्या होता है, ये भी हमें कुछ अच्छे से समझा दीजिए। देखिए प्लाज्मा की बात करें, ये मैटर की चौथी अवस्था होती है। ये बात तो आपको बहुत ही दिमाग में सेट कर लेनी है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन ही बनाया गया है कि मैटर की हमारी 4th स्टेट क्या होती है? वो हमारी होती है प्लाज्मा। क्लियर? अब आखिर ये प्लाज्मा हमारा होता कैसे? अगर हम बात करें क्या इसका कोई शेप फिक्स होता है, तो आप कहेंगे सर उसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है। क्या इसका कुछ वॉल्यूम फिक्स होता है? तो आप कहेंगे सर कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। तब आखिर सर प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा हमारा वो होता है जब गैस को एक बहुत ही मैक्सिमम, यानी कि गैस को बहुत ही मैक्सिमम टेम्परेचर पर इसको क्या किया जाए? गर्म किया जाए, यानी कि 400 से 500 लगभग डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म कर दिया जाए गैस को, तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? वो हमारा प्लाज्मा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इंग्लिश भी प्लाज्मा होती है इसकी, हिंदी भी प्लाज्मा होती है। क्या बताया मैंने? जब गैस को एक हाई टेम्परेचर यानी कि 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग हमारा गर्म कर दिया जाए, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तो एज ए फॉर्म ऑफ प्लाज्मा कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? यही है हमारा प्लाज्मा। चौथी स्टेट हमारी क्या कहलाती है? मैटर की प्लाज्मा कहलाती है। क्लियर? यही चीज डेफिनेशन में लिखी हुई है। अब अगर हम बात करें कि प्लाज्मा की पहचान, यानी कि प्लाज्मा की पहचान यानी किसी ने तो बताया होगा ना, आखिर वो कौन था? वो थे हमारे विलियम क्रूक्स। कौन थे? विलियम क्रूक्स थे। इन्होंने 1879 में, कब? 1879 में प्लाज्मा क्या की थी? पहचान करी थी। किसने करी थी? विलियम क्रूक्स ने 1879 में प्लाज्मा की पहचान करी थी। प्लाज्मा क्या होता है? जब गैस को एक हाई टेम्परेचर पर यानी कि 400 से 4000 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाए, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्लाज्मा में। प्लाज्मा की कहते पहचान किसने करी थी? तो विलियम क्रूक्स ने करी थी। कब करी थी? 1879 में करी थी। अब किसी ने तो नामकरण किया होगा ना, किसी ने तो वर्ड तो दिया होगा ना प्लाज्मा। आखिर वर्ड किसने दिया था? वर्ड दिया था इरविन लैंगवर ने। किसने दिया था? इरविन लैंगवर ने दिया था। क्लियर? 2 बातें क्लियर हो गई कि प्लाज्मा की पहचान किसने करी थी, प्लाज्मा वर्ड किसने दिया था। अब हमारे आपकी जो एनसीईआरटी में या कई बार क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट एनसीईआरटी की यही लाइन है, जो हमारे फ्लूरेसेंट लाइट्स होते हैं, यानी कि हम कहें फ्लूरेसेंट हमारे जो ट्यूब्स होते हैं, या हम बात करें जो नियॉन बल्ब्स होते हैं, क्या मैंने कहा? फ्लूरेसेंट ट्यूब्स होते हैं, या हम कहें नियॉन जो बल्ब होते हैं, उसके अंदर क्या भरा होता है? तो उसके अंदर हमारा होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। क्या होता है हमारा? प्लाज्मा। किसमें? फ्लूरेसेंट ट्यूब में, या हम कहें नियॉन बल्ब में, अंदर क्या भरा होता है? प्लाज्मा भरा होता है। अब अगर हम बात करें जो हमारा सूर्य यानी कि सन है, या हमारे तारे हैं यानी कि स्टार्स हैं, उसमें जो एनर्जी यानी कि ऊष्मा है, वो हमारे किस फॉर्म में है? तो आप कहेंगे सर प्लाज्मा के फॉर्म में।
दो चीजें पता लगी, यानी कि जो हमारा सन है, यानी कि जो स्टार्स है, उसमें जो उष्मा है, यानी कि जो उसकी हमारी ऊर्जा है, वो किस फॉर्म में है, वो भी एज अ फॉर्म ऑफ प्लाज्मा है। क्लियर? इतना क्लियर हो गया, आराम से प्लाज्मा के बारे में समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब इनके नाम में ही बोस आ रहा है, तो इसमें काफी जो इन्होंने एफर्ट डाले थे, किसने डाले थे? सत्येंद्र नाथ बोस ने। उन्हीं के नाम से बोस को अलग किया। किसके नाम से? सत्येंद्र नाथ बोस, यानी कि उन्हीं ने इस पर काम किया था। अब हम बात करते हैं कि आखिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट आइंस्टीन क्यों लगा? भाई जैसे कि मैं हूं, आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूं, ठीक, लेकिन मेरे आप सभी को पढ़ाने में, समझाने में हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मैं आप सभी से कहता हूं कि सपोर्ट करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, तो ये आपका क्या है? सपोर्ट है। उसी तरीके से जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, यानी इसके बारे में पूरी थ्योरी तैयार कर ली थी किसने? हमारे सत्येंद्र नाथ बोस ने, लेकिन उनको उसकी थ्योरी का कोई कहते हैं कि ना पब्लिश करने वाला नहीं मिल रहा था, तो वो आइंस्टीन के पास गए थे। तब आइंस्टीन ने उनका क्या किया था? सपोर्ट किया था, या कहते उनका सहयोग किया गया था। इसीलिए बोस के बाद में किसका नाम ऐड कर दिया गया? आइंस्टीन का। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये क्या होता है? तो गैस को जब बहुत ही हाई टेम्परेचर पर, यानी कि 4000 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, तो किस फॉर्म में चेंज होता है? प्लाज्मा में। लेकिन उसी गैस को अगर बहुत ही लो, यानी कि बहुत ही लो टेम्परेचर पर अगर उसको ठंडा किया जाए, यानी कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा किया जाए, यानी कि बहुत ही निम्न टेम्परेचर पर उसको ठंडा कर दिया जाए, तो वो किस फॉर्म में कहलाता है? वो फॉर्म हमारी कहलाती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाती है। या हम कहें कि बहुत ही कम, यानी कि बहुत ही कम निम्न हमारे घनत्व पर उसको ठंडा किया जाए, तो हमारा क्या कहलाता है? वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाता है। क्लियर? जब बहुत ही हाई टेम्परेचर पर किसी को गर्म किया जाए तो प्लाज्मा, बहुत ही लो टेम्परेचर पर ठंडा किया जाए तो हमारा क्या कहलाएगा? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाएगा। चलिए अब हम कुछ और चीजें जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यही से आता है। अब हम कुछ जान लेते हैं कुछ प्रोसेस के बारे में, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा कंडेंसेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, इसी के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो 6 प्रकार के प्रोसेस हम जो पढ़ने वाले हैं। जैसा कोई भी चीज अगर सॉलिड है, जैसे कि सॉलिड की बात करें, हमारा एग्जांपल लेते हैं आइस है, यानी कि आइस क्या है? इन द फॉर्म ऑफ किससे? सॉलिड के शेप में है, सॉलिड है। लेकिन अगर इसी को गर्म कर दिया जाए, यानी कि इसको अगर हम लोग क्या गर्म कर दिया जाए, तो गर्म करने के बाद क्या हो? ये किस फॉर्म में आ जाएगी? वाटर में आ जाएगा, यानी कि किस शेप में हो जाएगा? ये हम कह सकते हैं लिक्विड में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन होता है, तो वो प्रोसेस का नाम क्या कहलाते हैं, या उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। क्लियर? जब सॉलिड का कन्वर्जन हमारे लिक्विड में हो जाता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो प्रक्रिया कहलाती है मेल्टिंग। गलनांग या गलनांग बोलते हैं इसे, या कहते हैं इंग्लिश में मेल्टिंग बोलते हैं। क्लियर? मेल्ट हो गया बोलते जैसे मेल्टिंग। अब अगर मान लीजिए हमारा पानी है, यानी कि एग्जांपल जैसे मैंने लिया, इसके अंदर पानी है, इसको हम फ्रिज में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये सॉलिड हो जाएगा, बर्फ जम जाएगी। यानी कि जब लिक्विड का कन्वर्जन हमारे सॉलिड में होता है, क्या कहा मैंने? लिक्विड का कन्वर्जन जब हमारे सॉलिड में होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? फ्रीजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा फ्रीजिंग कहलाता है। यानी कि जब कोई हमारा सॉलिड था, सॉलिड का हम लोग उसको थोड़ी हीट दी, हीट देने के बाद में क्या वो लिक्विड में चेंज हो गया, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? वो प्रोसेस कहलाएगा मेल्टिंग। लेकिन कोई चीज अगर लिक्विड में थी, एग्जांपल पानी हमारा था, पानी को हमने क्या कर दिया? उसको ठंडा कर दिया, ठंडा करने के बाद क्या शेप में आ जाएगा? सॉलिड में आ जाएगा। सॉलिड में आ जाने के ये प्रोसेस कौन सा कहलाता है? लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन, तो कहलाता है फ्रीजिंग। फिर लिक्विड, कोई हमारा लिक्विड है, उसको खूब आप गर्म कर दीजिए, जैसे कि भगोने में जब गर्म पानी करते हैं तो क्या वो उस पे से ऊपर से भाप निकलती है, उसी बात को हम क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन। यानी कि जब कोई लिक्विड को हम लोग गर्म करते हैं, काफी गर्म करते हैं, तो वो किस फॉर्म में चेंज होता है? गैस में। तो वो हमारा प्रक्रिया, यानी कि वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? वही प्रोसेस हमारा कहलाता है वेपोराइजेशन। ये 3 क्लियर हो गए। ये इस सभी से, इन तीनों से आप परिचित होंगे। यानी कि जब सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन, तो हमारा मेल्टिंग कहलाता है। भाई हीट दे दी हमने सॉलिड को, तो कन्वर्ट, भाई हमारे पास क्या था? आइस थी, बर्फ थी, उसको हमने थोड़ी हीट दी, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में। प्रोसेस क्या कहलाएगा? मेल्टिंग।
कोई हमारे पास पानी था, पानी को हमने क्या किया, खूब ठंडा कर दिया, ठंडा करने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। प्रोसेस क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग। हमारे पास पानी था, उसको हमने खूब गर्म कर दिया, कस के गर्म कर दिया, तो हमारा गैस बन जाएगी। गैस बनने के बाद हमें क्या कहलाएगी, वेपोराइजेशन। अब जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो अब है, कोई चीज अगर पहले से सॉलिड में है और उसका गैस में डायरेक्ट कन्वर्जन होना, यानी कि सॉलिड के बाद में वो लिक्विड में नहीं जा रही है, सीधे सॉलिड के बाद में सीधे गैस बन जा रही है, यानी कि सॉलिड के बाद में डायरेक्ट गैस बन जाती है, जिसका एग्जांपल आपके पास है कपूर। यानी कि अगर आपके पास कपूर है तो कपूर को जब आप जलाते हैं, किसको, कपूर को जब आप पूजा करते समय जलाते हैं तो देखते होंगे कि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, वो डायरेक्ट क्या बन जाती है, गैस बन जाती है। तो जो हमारा कैम्फर है यानी कि कपूर है, वो किसका एग्जांपल है, वो हमारा एग्जांपल है किसका, सब्लिमेशन का है। यानी कि जो हमारा कैम्फर यानी कि कपूर होता है वो किस फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है। जब आप उसको जलाते हैं तो जलाने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, डायरेक्ट सॉलिड बन जाता है। यानी कि सॉलिड का डायरेक्ट लिक्विड, सॉलिड का डायरेक्ट गैस बन जाना हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, ऊर्ध्वापातन कहलाता है, या हम इसे कहते हैं इंग्लिश में सब्लिमेशन कहलाते हैं। तो कभी आपसे पूछा जाए कपूर के जलने के बाद में या कपूर जल जाने के बाद सीधे गैस बन जाना हमारा कौन सा प्रोसेस है, तो हमारा सब्लिमेशन है, हिंदी में से ऊर्ध्वापातन कहते हैं। क्लियर हुआ, ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, कई बार। अब अगर हम बात करें कोई चीज अगर गैस में है, जैसे कि हमारे बादल में क्या है, गैसेस है, गैसेस का लिक्विड बन जाना, भाई बारिश होती है लिक्विड बन जाती हमारी होती है, तो वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, संघनन, यानी कि कंडेंसेशन। भाई हमारे जो बादल है, बादल में क्या है, गैसेस है, गैसेस जब बारिश होती है तो पानी की बूंदें आती है तो वो लिक्विड फॉर्म में आती है। यानी कि जब कोई गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है, कोई गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो वो हमारा क्या कहलाता है, संघनन, या हम कहें तो कंडेंसेशन कहलाता है। बस ये दो ही इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, यानी कि एक सब्लिमेशन, एक हमारा कंडेंसेशन। सब्लिमेशन का मतलब है कि हमारा कोई सॉलिड था वो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो गया, गैस में, तो हमारा ऊर्ध्वापातन या कहें तो सब्लिमेशन। कोई हमारी गैस थी वो कन्वर्ट हो गई किसमें, लिक्विड में, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा कंडेंसेशन, हिंदी में कहें तो संघनन। अब अगर कभी कह दिया जाए कि कोई हमारी गैस थी वो हमारे किसमें कन्वर्ट हो गई, सॉलिड में कन्वर्ट हो गई, भाई कोई गैस थी हमारी किसमें कन्वर्ट हो गई, सॉलिड में, तो हमारा वो क्या कहलाएगा, तो डिकम्पोजिशन कहें, सॉरी डिपोजिशन कहें, या हम कहें तो रिवर्स सब्लिमेशन, क्या कहेंगे, डिपोजिशन, या हम कहें रिवर्स सब्लिमेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं वो इन्हीं दोनों से बने हैं, या तो ऊर्ध्वापातन सब्लिमेशन से, या हमारा कंडेंसेशन या कहें तो संघनन से। तो ये प्रोसेस जो थे इसको भी आपको जानना जरूरी था, क्योंकि इससे एग्जाम में आपसे कई बार क्वेश्चन रिपीटेड बार पूछे गए हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट और हमारा ये प्रोसेस। तो अब आप लोग अच्छे से और प्रिपेयर रहिए, नोट्स को तैयार करते रहिए और समझकर बिल्कुल मतलब क्या कर रहे हैं, तैयारी करते रहिए। अगर आपको अच्छी लग रही है क्लासेस तो आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ मेरा सपोर्ट करने के लिए इसको शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि हम केमिस्ट्री का पूरा सूपड़ा साफ करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।